students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 2, structure of atom. In our last lecture we discussed about the Bohr model of atom and various concept of calculation of energy, various velocity of different cells. And we have done already wave and particle nature of matter. Now in this lecture we start with the डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपकी कहती है कि जो आपके पास मैटर है उस मैटर का जो है वो वेव नेचर है. बट आफ्टर दैट आपने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पढ़ी और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आपको क्या बताती है कि जो आपका मैटर है उसका पार्टिकल नेचर है. आफ्टर दैट दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करके डी ब्रोगली ने अपना कंसेप्ट दिया. उसने बताया कि जो आपका मैटर है उसका वेव नेचर भी है और क्या है, पार्टिकल नेचर भी है. तो उसको उसने क्या कहा, डुअल नेचर ऑफ द मैटर. तो डी ब्रोगली का रिलेशनशिप अगर हम निकालते हैं तो हमने जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी से पढ़ा था कि जो प्लैंक्स ने हमें बताया था जो कुछ भी. तो प्लैंक की थ्योरी हमें क्या कहती है, प्लैंक की थ्योरी हमें कहती है E इज इक्वल टू एच न्यू. वैसे प्लैंक की ये जो रिलेशन है वो हमने डिराइव किया था कि प्लैंक ने कहा था किसी की जो वेव की एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट वेव. एंड जब हमने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया था तो वी हैव टिक इक्वल टू एन ए कांस्टेंट एच नोन एज द प्लैंक कांस्टेंट विच वैल्यू इज इक्वल टू द 6.626 इंटू 10 रेज़ पावर 34 जूल सेकेंड आइदर -27 और वटेवर. ओके, तो प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया, E इज इक्वल टू एच न्यू. अगर हम कहते हैं कि जो हमारा फोटोन है वो क्या है, उसका एक पार्टिकल कैरेक्टर है. तो अगर पार्टिकल कैरेक्टर की जो एनर्जी है वो हम आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इफ फोटोन, जो हमने फोटोन जो है लाइट का जो होता है पार्टिकल, उसको इफ फोटोन, जो आपका फोटोन है उसको आप सपोज कर रहे हो, फोटोन सपोज टू बी ए पार्टिकल, आप फोटोन को एक पार्टिकल सपोज कर लो, देन एनर्जी गिवन बाई आइंस्टाइन इक्वेशन. आइंस्टाइन ने इसकी इक्वेशन दी थी, बहुत ही फेमस आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ये आप हमेशा से करते आ रहे हो, पहले भी किया है जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया था. तो दिस इक्वेशन इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. यहाँ पे जो प्लैंक की थ्योरी का इक्वेशन था उसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 सपोज करते हैं. इस केस में E एनर्जी है, H प्लैंक कॉन्स्टेंट है, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे सेम E एनर्जी है, M mass of photon and c is the velocity of light which is 3 into 10 raised power 8 meter per second. आपके ये दोनों इक्वेशन हैं, दोनों में आपने एनर्जी का रिलेशन एक तो फोटोन के साथ एच न्यू में देख रहे हो और दूसरा आप उसको एम सी स्क्वायर के इक्वल कर रहे हो. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, वन इक्वेशन में E इज इक्वल टू एच न्यू and in second equation E is equal to mc square. This means h nu is equal to mc square. तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, h nu is equal to mc square. लेकिन हमने एक रिलेशन किया हुआ है c is equal to न्यू लैम्डा. हमारे पास एक रिलेशन है c is equal to न्यू लैम्डा. इस इक्वेशन को आप न्यू is equal to क्या लिख सकते हो, c बाई लैम्डा. अब ये जो आपकी न्यू की वैल्यू आई है c बाई लैम्डा, इसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h इंटू, यहाँ पे न्यू है, न्यू की वैल्यू मैंने पुट किया c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ये चीज़ हमने किया. इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं और अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो लैम्डा है उसको यहाँ पे लेके जाओ और जो एम सी स्क्वायर है उसको इसके प्लेस पे लेके आओ. तो आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन एम सी स्क्वायर. ओके, इससे सी से ये सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी. नेक्स्ट करेंगे, आपके पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी. अब यहाँ पे जो आपकी इसको इक्वेशन नंबर आप 3 ले लोगे, जो ये इक्वेशन है डी ब्रोगली जो है इस मटेरियल पार्टिकल के लिए, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है जो मटेरियल पार्टिकल पे क्या होती है, आती है. दिस इक्वेशन इज नोन एज द डी ब्रोगली इक्वेशन और ये मटेरियल पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है. आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, बिकॉज सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. जो सी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट
और आप c की जगह v भी लिख सकते हो क्योंकि v भी जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 लोगे। आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है आपका मोमेंटम p, इसको आप p से रिप्लेस कर सकते हो। तो दिस इक्वेशन रिटन एज h अपॉन p। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द यहाँ पे जो आपका लैम्डा है, लैम्डा को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और p जो है आपका मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है जो कि इक्वल है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है, जिसको आपने लैम्डा को क्या बोला है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो लैम्डा है उसको आप जो है वेवलेंथ के लिए यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो है आपका यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ इसको बोला गया है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, मोमेंटम के। बिकॉज यहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। अगर आप h को यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आएगा और ये 1/p इस तरह से लिखा जाएगा। इट मीन्स क्या है कि जो डी ब्रोगली आपकी वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। तो ये शो करता है कि जो पार्टिकल और वेग कैरेक्टर है वो मैटर का दोनों ही उसमें क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। कि जो आपके पास कोई भी मैटर है उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसका क्या है, वेव नेचर भी है। नेक्स्ट हम करते हैं कि ये जो हमारे पास डी ब्रोगली कंसेप्ट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, जो है डे टू डे लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि एज सच डी ब्रोगली कंसेप्ट का हमारे लिए जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं उन पे अवेलेबल होता है, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। डी ब्रोगली कंसेप्ट इज अवेलेबल मतलब एप्लीकेबल ओनली टू द माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। हम दो टर्म यूज़ करते हैं, एक होता है आपके पास मैक्रो। मैक्रो का वर्ड बेटा हम जब यूज़ करते हैं जब उसको हम लार्ज के लिए यूज़ करते हैं, एंड सेकेंडली वी यूजिंग माइक्रो, एंड माइक्रो जो है वो स्मॉल के लिए यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब कि जो डी ब्रोगली आपकी इक्वेशन है वो एप्लीकेबल है सिर्फ जो पार्टिकल जिनका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर आप कोई लार्ज साइज का पार्टिकल लेते हो तो उस केस में जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है, ये लिमिटेड है केवल उसके लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप देख लेना एक बार, जो बच्चे थोड़े से हिंदी मीडियम से हैं बेटा। जो स्कूल प्रिंसिपल है और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज जब आप स्कूल प्रिंसिपल हेड ऑफ किसी की बात करते हो तो PAL आता है, एंड जब कोई सिद्धांत होता है उसकी बात करते हो तो यहाँ पे आपका PLE आता है। हाइजेनबर्ग जो आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एक तो पोजीशन, क्या आप बात करते हैं, पोजीशन मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दूसरा उसका मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे आप मोमेंटम की बात ना करो तो आप कह सकते हो कि जो उसकी क्या है, आपकी वेलोसिटी, क्या चीज़ है आपकी वेलोसिटी, वो आप एक साथ मेज़र नहीं कर सकते हो, कांट मेज़र, आप उसको एक साथ कांट मेज़र साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, एक साथ आप उसको मेज़र नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, सपोज करो मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की पहले आप एक बार जो है वो स्टेटमेंट समझ लो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक ही टाइम पे, एक ही साथ आप मेज़र नहीं कर सकते हो। अगर आप पोजीशन को मेज़र करना प्रेफर करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी को मेज़र करना चाहोगे तो आप मोमेंट मतलब पोजीशन को नहीं मेज़र कर सकते, कोई एक ही चीज़ होगा। अब वो क्यों ऐसा होगा, बिकॉज जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है। इसको जो है मेज़र करने के लिए हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट डालते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के साथ ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लेकिन जिस टाइम जो है ये इलेक्ट्रॉन की जो ये रेज आती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसको क्या कर देती है, पुशअप कर देती है।
पुशअप करने के बाद इसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है स्लोली जो है रोड साइड पे या कहीं पे आप वॉक कर रहे हो और पीछे से आके किसी ने आपको पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो उस टाइम क्या होता है, आपकी एक तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। अगर आप स्लो चल रहे होते तो आप बिल्कुल दौड़ जाते हो फास्ट, एक बार धक्का लगता है जब आपको पुशअप होते हुआ। और दूसरी आपकी पोजीशन भी जो है, डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज होती है। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जा सकता है, इधर चले जाओ, वो डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से स्ट्राइक करती है। तो सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा छोटा है। इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो बीम ऑफ लाइट आप इसके ऊपर इंसिडेंट करते हो, इसकी पोजीशन को या वेलोसिटी को कुछ भी मेज़र करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि इसका जो मोमेंटम होता है, यानी कि जो आपकी वेलोसिटी होती है और जो डायरेक्शन होती है, दोनों ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फोटोन डाला आपने पोजीशन और मोमेंटम को मेज़र करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही लाइट इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने से क्या होगी, इसकी पोजीशन और जो वेलोसिटी है दोनों क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो आप एक्यूरेटली दोनों चीज़ एक साथ मेज़र नहीं कर सकते हो। तो ये आपका होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वो कहता है कि अगर आप दोनों क्वांटिटी को मेज़र करने की कोशिश कर रहे हो तो केवल एक होगी जो हायर एक्यूरेसी के साथ मेज़र होती है, दूसरी जो है वो नहीं मेज़र होती। तो जो अनसर्टेनिटी का मतलब कि प्रोडक्ट होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या, जो हम सर्टेन ना हो, फिक्स ना हो, तो कितनी अगर आपने यहाँ पे लाइट स्ट्राइक की तो इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, उसको हम डेल्टा एक्स से करते हैं। कि सपोज़ करो पहले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ था x1 पोजीशन पे, फिर मूव करके x2 हो गया, तो कितना चेंज आया, x2 माइनस x1 एंड दिस इज इक्वल टू द डेल x। तो वो डेल्टा x के इक्वल वहाँ पे आपका हो जाता है। तो जो अनसर्टनिटी होती है पोजीशन में और जो अनसर्टनिटी होती है मोमेंटम में, मोमेंटम सपोज करो पहले p1 था, बाद में p2 हो गया, तो चेंज इन द मोमेंटम कितना होगा, डेल्टा p। क्या होगा, डेल्टा p। वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है और इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है h/4 का। ये h/4 के इक्वल कैसे होता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जहाँ पे h आपका प्लैंक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इक्वेशन इसके लिए आपकी आती है डेल्टा x इंटू डेल्टा p, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल देन h/4। जब आप इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उस टाइम आप लेते हो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू h/4। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डेल्टा x है ये क्या है, चेंज इन द पोजीशन। यहाँ पे जो x को आपने पोजीशन से रिप्रेजेंट किया है, तो डेल्टा x इज द चेंज इन द पोजीशन। डेल्टा p क्या है आपका, चेंज इन मोमेंटम। आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। पहले वेलोसिटी v1 थी और दूसरी बार वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। तो उसको हमने चेंज इन द मोमेंटम डेल्टा p से रिप्रेजेंट किया। h यहाँ पे क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आप इसको ये चेंज इन पोजीशन को अनसर्टनिटी इन पोजीशन, अनसर्टनिटी इन द मोमेंटम एंड ये प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है आपको वहाँ पे पीछे भी आपने ये की हुई है। तो आई थिंक सो कि आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की या उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब एक इसका जो सिग्निफिकेंस है, हमारे पास जो हाइजेनबर्ग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया और इसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो लाइक जो आपने पिछला वाला किया है डुअल नेचर वाला, डी ब्रोगली कंसेप्ट का, उसके अकॉर्डिंग तो इसका भी जो है आपका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए होता है, जिनकी जो पार्टिकल का साइज होता है वो काफ़ी क्या होता है, छोटा होता है। बड़े साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एवरीडे लाइफ में इसका वहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। नाउ इसी पे यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे करूँगी, हमने एटम की अरेंजमेंट पढ़ी है। एटम के अरेंजमेंट पे यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट होता है और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लाइक जैसे प्लेनेट जो है सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में क्यों नहीं होते हैं, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्यों होते हैं, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं होते। तो इसके लिए हम थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे। इसमें क्या होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकते,
बिकॉज जो डायामीटर होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का वो ऑर्डर का होता है 10⁻⁻15 मीटर। जैसे ही आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो ये डायामीटर है, डायामीटर का मतलब जो इस सर्कमफ्रेंस से यहाँ तक की जो लाइन होती है सेंटर से होके जाती है सर्कल के, सपोज करो ये सर्कल है तो सर्कल का ये सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से होते हुए जो दोनों साइड्स को जो है कनेक्ट करती है, जो वो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। अच्छा, जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं बेटा, डायामीटर को हम व्यास भी बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस का मतलब जो आपकी सर्कल होता है उसकी परिधि जिसको बोलते हैं। अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी तो आप यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट ले सकते हो। तो ये जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डायामीटर होता है, जो व्यास होता है, वो कितना होता है, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर रेंज का आपका होता है। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो अंदर जो चेंज इन द पोजीशन है, यानी कि जो अनसर्टनिटी इन द पोजीशन आनी चाहिए, वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर इतनी आई तो ये न्यूक्लियस में रह सकते, क्योंकि न्यूक्लियस के पास स्पेस ही इतना है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आई तो ये नहीं हो सकते। तो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, आपने किया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 kg इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपको यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले ही बता दी गई है कि वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हो तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π। ये जो आपका p है, ये p क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन द वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल x इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू h/4π। ठीक है, अब हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो अगर हम डेल्टा v निकालेंगे तो ये सारी टर्म इसके नीचे आ जाएंगी, h/4π इंटू एम इंटू डेल एक्स। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻15 जो है हम रखेंगे इसके लिए। और जो है मास कितना होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर हम इन सब चीज़ों को सॉल्व करते हैं, हेयर आई एम यूजिंग कैलकुलेटर एंड सजेस्ट यू many time please do not use calculator while doing such type of calculation because this is a very lengthy calculation and take time। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप फाइनल एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे बेटे। एंड फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते हैं, और जो बच्चे हरियाणा बोर्ड से हैं उनका तो फाइनल एग्ज़ाम भी बोर्ड ही कंडक्ट करता है। तो दैट्स वाई इसको जो आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ये जो वैल्यू है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा आ रही, क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड के साथ जो है मूव कर रहा है तो वो तो न्यूक्लियस में रह ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियस में तो इतना स्पेस ही नहीं है। दैट्स वाई जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है। वो कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, क्योंकि बाहर उसको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करेंगे, आप करके दिखाऊंगी मैं आपको कि न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा यूज़फुल है आपके लिए। इसके न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखूंगी मैं यहाँ पे, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग अ सुटेबल फोटोन का मतलब जो बीम ऑफ लाइट आप डालोगे उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्योंकि प्लैंक क्वांटम की थ्योरी जो हमें कहती है कि वो फोटोन बीम ऑफ लाइट के केस में बोलते हैं। फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंड पूछ रहा है व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी कि आपको डेल्टा वी यहाँ पे जो है वो निकालने के लिए पूछ रहा है। वो कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोप का हमने यूज़ किया
एक फोटोन डालते हुए एक इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर, उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए उसमें कह रहा है कि विद इन द डिस्टेंस 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे अगर विद इन बोल दिया उसके अंदर, तो जो चेंज इन द अनसर्टनी इन द पोजीशन है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। फटाफट आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। पॉइंट है, पॉइंट को अगर आप राइट साइड लेके जाते हो तो वो माइनस में होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 10⁻10⁻1 एंड इट बिकम 10⁻11 मीटर, -11 मीटर। ओके, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो आपका जो ये प्रिंसिपल है वो उसका क्या है, डेल्टा P इज इक्वल टू H/4π। आपको डेल्टा V निकालना है। डेल्टा V निकालने के लिए डेल्टा X इंटू M इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू H/4π। इक्वेशन को रीअरेंज करना है आपको, अनसर्टनिटी इन द वेलोसिटी निकालनी है, सारी चीज़ें नीचे जाएंगी। तो जब ये नीचे जाएंगी तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू H/4π इंटू M इंटू अनसर्टनिटी इन द पोजिशन। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे, 6.626 इंटू 10⁻34/4 इंटू 3.14 एंड इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड ये 10⁻11 आपका आया हुआ है। होल टर्म को आप सॉल्व करते हो तो आपकी वैल्यू आती है 5.76 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अनसर्टनिटी इन द वेलोसिटी आपकी कितनी है, 5.79 आएगा इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इस वजह से आप जो है जब भी ये आप जो है न्यूमेरिकल करोगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ें दी होंगी। वैसे आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद से पता होना चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको खुद से पता होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे जो कुछ गिवन होगा या तो आपको डेल्टा V दिया होगा, डेल्टा X निकालना होगा, या फिर डेल्टा X दिया होगा, डेल्टा V निकालना होगा। दोनों में से कोई एक आपने कैलकुलेट करना, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम जो है वो एक्सप्लेन हमें पता होना चाहिए। अब हमने बोहर का मॉडल किया था, तो बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग जो है हमने कहा था कि एक फिक्स सेल में बोहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। तो क्या रीज़न हुआ जिससे जो बोहर का मॉडल है उसका भी क्या हो गया, फेलियर हो गया। इसका क्या होता है कि बोहर का मॉडल कहता है कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अराउंड में क्या है, सेल्स हैं। इन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो करते हैं फिक्स सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन क्या है कि जो पाथ है वो डिफाइन हो सकता है अगर जो वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ नोन की जा सके, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि आप किसी भी चीज़ की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की और उसकी पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर बोहर की मॉडल की सुने तो अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर फिक्स पाथ पे मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है और जो उसकी पोजीशन है वो हमें एक साथ पता होनी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस है बोहर मॉडल की, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिएगा। एंड केस कोई भी क्वेरी होती है तो मेरे को पूछिएगा। एंड जो न्यू स्टूडेंट्स +1 में ऐड हो रहे हैं बेटा, प्लीज़ आप वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी वहाँ से प्लेलिस्ट निकालें, और जो भी पुराने वीडियोज़ हैं जो आपने नहीं देखे हैं ड्यू टू द लेट एडमिशन, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।